टूटेगा। ठीक, अब आप लोगों की बुक में जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसी को किस नाम से दिया हुआ है? उसी को लैटिस एंथैल्पी के नाम से दिया हुआ है। ठीक, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हुआ है वही, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वही चीज आपकी बुक में किस नाम से दी हुई है? बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से दी हुई है। ठीक, आपको एग्जाम में भले डेटा एक बॉन्ड एक मॉलिक्यूल या एक सर्टेन क्वांटिटी के लिए मिले, लेकिन लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा आप आइडियली किस लिए निकालोगे? सिर्फ एक एक मोल के लिए। ठीक, और क्योंकि एक मोल के लिए निकालते हैं और ये असल में क्या है? एनर्जी जो मेजर होती है किलो जूल में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? किलो जूल पर मोल, दोनों का। इतना हम लोगों ने देखा है पूरा। सब्लिमेशन वाला क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किए बस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए फिर। क्वेश्चन कौन सा किए थे हम लोग? थोड़ा ऐसे करो, 1.7। ठीक है, एक तो क्वेश्चन कीजिएगा। इफ the energy required to break, थोड़ा जल्दी जल्दी सर, if the energy required to break one molecule of glucose, one molecule of glucose completely is 0.85 kilojoule, then calculate bond enthalpy of glucose। चलिए फटाक से बनाइए। बेटे इतनी मेहनत करने की चीज़ है ही नहीं, तुम लोग गजब कर दे रहे हो यार। एक मॉलिक्यूल का कितना है? हाँ, और आपने को बॉन्ड एंथैल्पी और ये लैटिस एंथैल्पी कितने के लिए निकालना रहता है? एक मोल के लिए। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना ही ना। एक मॉलिक्यूल की वैल्यू दी है इतनी, इतने के लिए निकालनी है। क्या करोगे आप? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस कर देना बस।
हो गया बेटे? डन, ठीक। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा आप लोगों का? चैप्टर नंबर 3, हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मैं उसका अभी है ना याद रहते में, मैं सर को भेज रहा हूँ, सर ना आप लोगों को भेज देंगे इसको, ठीक है? क्योंकि जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, वो पूरा पूरा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा, ठीक? तो वो मैं ये भेज देता हूँ सर को। उसमें आंसर की भी है और टोटल 90 एमसीक्यूज हैं, और उस 90 में भी मान करके चलो आप एमसीक्यू और 30 असर्शन रीजन। मेरे को नहीं लगता कि हार्डली 6 और 7 मार्क्स का होगा, तो मेरे को लगता कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपसे उस चैप्टर में थियरी आता बेटा, उस चैप्टर में थियरी आएगा, इस चैप्टर में सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये अगर आ गया तो इसमें मैथ्स है, अदरवाइज आपको ना व्हाट्सएप किया है, उसको आप यहाँ का हेडर लगा करके दे दीजिएगा। काइंड ऑफ प्रैक्टिस शीट है जी। हो गया, चले आगे। कितना आया? तो साइंटिफिक नोटेशन के बता दो तुम। हाँ, अगर 0.5 बोल रहे हो तो वैसे ही आंसर गलत है बेटे। 0 पॉइंट में कभी वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होता, इसी को बोलते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदो खुद गिर जाओ। ऑलरेडी सही आंसर बता रहा है, ये साइंटिफिक नोटेशन है भाई। हो गया बेटे? चलिए अब आते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल पे। कराने का तो मैं एक में ही करा दूं अगर बोलोगे तो, लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक? और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये स्टेटमेंट इज हाफ ट्रू। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमेन एज वेल, दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक? चलिए बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल होता क्या है, लिखो थोड़ा सा इसको, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। व्हाट एक्चुअली बॉन्ड एंगल इज? इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between bonds with respect to the central atom, सेंट्रल एटम की क्या पहचान? कैटायन बनाता है, सिंगल होता है, प्रेफरेबली मेटल होता है, बहुत सारे पैरामीटर हम लोगों ने देखे हुए हैं पहले, ठीक? चलिए ये तो हो गई किसकी कहानी? बॉन्ड एंगल की। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल होगा क्यों, ये भी तो मैटर करता ना, कि बॉन्ड एंगल की जरूरत क्यों पड़ गई। लिखना अगला पॉइंट जो नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अ मॉलिक्यूल अटेन्स, a molecule attains, ATTAINS, a molecule attains bond angle in order to get
मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी एंड a stable structure. फुल स्टॉप, डन। अच्छा, तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल बन क्यों रहा है, ताकि वो मॉलिक्यूल एक स्टेबिलिटी गेन कर ले, और जब वो स्टेबिलिटी गेन करेगा तो उसका एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज हो जाएगा, फॉर्म होगा, डन। ठीक, अब ये जो स्टेटमेंट खत्म हुआ है ना, यही पॉस्टुलेट आपको आगे ले जाता है किस तरफ, वेसिपीआर। तो ब्रैकेट में लिखिएगा वेसिपीआर, कैपिटल में वेसिपीआर। तो अब हम लोग यहीं पे ही सीख ले रहे हैं बेटे कि ये वेसिपीआर थियरी क्या है। हेडिंग, अब ये दिया किसने, कब दिया, वो आप लोग बुक से देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, इस बहाने एक बार पढ़ना हो जाएगा। ठीक, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये नाइहॉलमैन गिलेस्पी ने दिया था, ठीक, कब दिया था वो तो मैं और नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वेसिपीआर थियरी में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली चीज़, किसी भी मॉलिक्यूल में, फिर वो कैसा भी मॉलिक्यूल हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इनके बीच में होता है हमेशा रिपल्शन। ठीक, क्या समझ में आया? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, रिपल्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो किसी घर में खुद ही झगड़ा चल रहा है, तो क्या वो घर टिक पाएगा? किसी घर में अगर झगड़ा ही चल रहा है अलग अलग मेंबर्स के बीच, तो क्या वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। उस कंडीशन में घर का जो मुखिया है, जो गार्जियन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, मतलब झगड़े को कम करना चाहिए। ठीक, और आपको भी मालूम है दो लोगों में झगड़ा हो तो सबसे बढ़िया काम क्या है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग बिठा दो, अपने आप शांत होंगे, ठंडे होंगे, झगड़ा सुलझ जाएगा। बस यही काम वेसिपीआर बोलता है। वेसिपीआर ने पहली चीज तो क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन है, मतलब तनातनी है, झगड़ा है खूब। ठीक, उस झगड़े के कारण वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल पूरा स्टेबल। दूसरा पोस्टुलेट उसने ये बोला कि उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करता है, और मॉलिक्यूल में भी कौन, सेंट्रल एटम, जो मुखिया है, गार्जियन, सेंट्रल एटम क्या करेगा, अपने सारे एटम को ऐसा अलग अलग करेगा और उनको ऐसा अरेंज करेगा कि उनके बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बन जाए। ठीक, सो दैट द रिपल्शन गेट्स मिनिमम एंड द मॉलिक्यूल शुड अटेन द स्टेबिलिटी, डन। तीसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ इसी झगड़े को कम करने के चक्कर में मॉलिक्यूल का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी बॉन्ड एंगल बनेगा, वही होगा फाइनल उस वाले बॉन्ड, मतलब उस वाले मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल वैल्यू। ठीक, और उसी झगड़े को कम करने के चक्कर में जो भी उसका स्ट्रक्चर क्या बोलना चाहिए, ऑब्टेन करेगा, वही होगा उसका फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो क्योंकि उसी वाले फॉर्म में, उसी हालत में उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसका रिपल्शन कम हो गया है, वो स्टेबल हो गया है, इसलिए वो मॉलिक्यूल अपना वही स्ट्रक्चर लेके चलेगा। आ गई कहानी समझ में? चलिए, तो वेसिपीआर थ्योरी में लिखेगा, मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ना, उनको आप जब पढ़ोगे एग्जाम के लिए तो उसमें आप और चीजें ऐड कर लीजिएगा। की पॉइंट्स क्या है? पहला की पॉइंट है इसका कि इन एवरी मॉलिक्यूल comma, in every molecule comma, there is repulsion between
द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है वहां पे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और लिखिएगा कौन कौन से होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल के। एक तो होता है आपके लिए बॉन्ड पेयर और एक होता है आपके लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। अब ये दोनों चीजें क्या है भाई, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, पक्का। अच्छा, 2 बॉन्ड बनाने के लिए इस बेचारे को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनको शेयर कर ले वो 2, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, चलो 1s2 2s2 2p4, ये 1s, ये 2s और ये इसका 2p, ये 1s2 2s2 और 2p4 ऐसे आएगा, पक्का, ठीक। ये है आपका 1s, ये है 2s, ये है 2p। अच्छा बताओ, जो सेकेंड ऑर्बिट मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने जा रहा है वो कौन कौन सा है, ये दोनों है। और बॉन्ड कौन बनाता है हमेशा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वही। तो ये सेकेंड ऑर्बिट को बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों, जो जा रहे हैं कहाँ, बॉन्ड बनाने। यानी कि अच्छा, तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या बस यही दोनों इलेक्ट्रॉन है और नहीं है, कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। यानी अब कहानी ऐसी हो गई है कि सेकेंड ऑर्बिट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके ये जो कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, इन 6 इलेक्ट्रॉनों ने जब बारात निकाली ये दोनों जाएंगे शादी करने और ये दोनों सिर्फ बाराती हैं, क्लियर। तो जितने भी बाराती इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शादी नहीं कर रहे यानी कि जो बॉन्ड नहीं बना रहे, इन्हीं को आप क्या नाम देते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने जाएंगे, बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डेड पेयर को ही हम लोग शेयर्ड पेयर भी बोलते हैं। आया कहानी समझ में, ठीक। तो अब यहां क्या मालूम चल गया, जो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या है, एक तो है बॉन्ड पेयर और दूसरा वैरायटी होता है लोन पेयर, ठीक। सेकेंड पोस्टुलेट या सेकेंड की पॉइंट, अब जरूरी तो नहीं है कि सबके बीच में सेम मैग्नीट्यूड या सेम वैल्यू ऑफ रिपल्शन होगा। सेकेंड की पॉइंट लिखिएगा, द रिपल्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स द क्या लिखा, is always in order of valence shell electron pairs is always in order of, फिर कोलॉन का साइन दे दो ऑर्डर ऑफ के बाद, कोलॉन, कोलॉन बोलता हूं यार, हाँ ये होता है भाई कोलॉन, ठीक। नीचे लाइन में लिखिएगा लोन पेयर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, देन कम्स द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और उसके बाद जो सबसे वीकेस्ट काइंड ऑफ है वो है बॉन्ड पेयर, ठीक। आपकी बुक में ये वाला ऑर्डर भी दिया हुआ है। हो गया। तीसरा की पॉइंट वैसी पीआर का, अ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज अप्रोच, अ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज अप्रोच
to minimize this electronic repulsion. To get the maximum stability and a stable configuration. Done. एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो भाई, BeCl2, इसमें बेरिलियम क्या होगा सेंट्रल की काउंटर? सेंट्रल। क्यों? दो तरीके हैं पहचानने के। पहला तो सिंगल है, याद करो मैंने लिखवाया था उसमें, सेंट्रल एटम आर मोस्टली सिंगल, ठीक, जबकि काउंटर एटम जो है वो सिंगल और मल्टीपल दोनों हो सकता है। दूसरी चीज़ ये क्या है, मेटल है, यानी कि वो तो कैटायन ही बनाने वाला है, ठीक। तो अगर हो सकता था, ये भी हो सकता था ना बेटे कि बेरिलियम जो है वो दोनों क्लोरीन को ऐसे रखता, हो सकता था, ठीक। अब इसमें दोनों क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, और आपको मालूम है लोन पेयर के बीच में जो झगड़ा है वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यानी अब यहाँ ये दोनों क्लोरीन में लग जाएगा झगड़ा। कैसे झगड़ा लगेगा? एक तो लोन पेयर के बीच, इसका लोन पेयर इसके बॉन्ड पेयर से भिड़ेगा, इसका लोन पेयर इधर के बॉन्ड पेयर से भिड़ेगा, उसके बीच, प्लस ये दोनों बॉन्ड पेयर भी आपस में झगड़ा करेंगे। अब इतने सारे झगड़े को कम करने का एक ही रास्ता था कि बेरिलियम क्या कर लेता, दोनों क्लोरीन को पटक देता अलग अलग। अब ये है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, जहां पे रिपल्शन है मिनिमम और मॉलिक्यूल हो चुका है स्टेबल। इस हालत में कितने का एंगल दिख रहा है आप लोगों को? बस यही रीजन है कि BeCl2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और इसमें कितने का बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको? 180। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देखना चाह रहे हो, वेरी गुड। BeCl3 कौन है सेंट्रल? बोरॉन, ठीक। अगर ये बोरॉन चाहता तो इन तीनों क्लोरीन को ऐसे तो रख सकता था ना, बिल्कुल नहीं रख सकता था। लेकिन अगर ऐसे रखता तो ये इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर तो बेचारे को मार ही डालते, इतना झगड़ा चल रहा है। तो अब बोरॉन क्या करता, तीनों क्लोरीन को उठा के पटकता मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे, यानी कि कैसा, ऐसा। इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस नहीं है इस वाले की कंडीशन में। तो अब यहां पे देखो तो भाई कितने का बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको? 120 डिग्री, ठीक। तो BeCl3 में 120 डिग्री का जो आपको एंगल दिख रहा है, और शेप कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल, ट्राइगोन बन रहा है ना, हाँ, ट्रायंगल टाइप का। तो ये क्या बना? ट्रायंगुलर शेप, जिसको आप ट्राइगोनल बोलते हो। डन। ये लीजिए, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के बाद एक वो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में बॉन्ड एंगल टॉपिक के नीचे दिया हुआ है, H2O। अगर आप देखते हो H2O को, तो H2O में क्या होता, ये ऑक्सीजन अपने दोनों हाइड्रोजन को तो सटा के रख सकता था ना, लेकिन ये क्या करेगा? अच्छा, ऑक्सीजन के पास अपना भी 2 लोन पेयर है। आप ये देखा ना, जैसे कि ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर, तो वो 2 लोन पेयर हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन, पहले तो इनके बीच में ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसके किसके बीच झगड़ा होगा? ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में झगड़ा होगा।
उठा करके ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इधर पटकेगा, एक हाइड्रोजन इधर पटकेगा, लेकिन इसके पास तो अपना लोन पेयर है अभी भी, और अपने को मालूम है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा तगड़ा होता है क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यानी अब मुझे दो पेन दो, अब कंडीशन कैसी हो गई, जैसे ये जो मेरा हाथ है इसको मान लो आप ऑक्सीजन, ठीक, ये एक ऑक्सीजन है, ये सॉरी ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक। तो H2O क्या चाहता था कि उसको ऐसा रख ले, कैसा, 180 डिग्री एंगल के साथ में लीनियर शेप, लेकिन अब तो इधर पे भी लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच तो झगड़ा हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा, ध्यान से देखो, एक को थोड़ा खिसकाएगा इधर, एक को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा उसको अंदर की तरफ, तो यानी कि एक बॉन्ड है आपके लिए अबव द प्लेन और एक बॉन्ड है आपके लिए बिलो द प्लेन, ठीक। लेकिन अब ये शेप कैसा दिख रहा है आपको दूर से देखने पे, कौन से अल्फाबेट के टाइप, ये लो V, इसलिए देखिएगा आपके बुक में जो H2O का शेप दिया हुआ है वो दिया है क्या, बेंट या V शेप्ड, लेकिन उसको आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे ही बनाओगे, ऐसे में तो ये रह नहीं पा रहा, आपको डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा, HOH, और इस लोन पेयर के कारण ही इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इसको शेयर कर दें क्या, इसको बस शेयर कर दीजिए।